नमस्कार साथियों, इलेक्ट्रो इन्फो लैब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। तो पिछले कुछ वीडियोस के अंदर हमने काफी प्रैक्टिकल देखे और काफी हमने क्लासेस देखी और क्लासेस के अंदर हमने थ्योरी का ज्ञान लिया, जो कि टेक्निकल हेल्पर से रिलेटेड काफी इंपॉर्टेंट क्लासेस मैंने आपको दी। और इसी प्रकार से एक और क्लास में लेकर के आया हूँ जो कि आपके लिए बहुत ही बेनिफिट आपको देने वाली है और आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट साबित होने वाली है। साथियों, पिछले कुछ जितने भी मेंस एग्जाम है, मेंस एग्जाम के अंदर बहुत से क्वेश्चन पूछे गए, उन्हीं का पूरा डेटा उठाया गया है। पूरे डेटा के अंदर से जो क्वेश्चन बार बार रिपीट किए गए हैं, आज मैं वो आपके सामने लेकर के आया हूं। तो इसी प्रकार के कुछ 15 क्वेश्चन हैं जो कि हर पेपर के अंदर लगभग लगभग हर पेपर में पूछे गए। तो उन्हीं 15 क्वेश्चंस पर हम चर्चा करेंगे। अगर इन 15 के अंदर से 5 क्वेश्चन भी मेंस एग्जाम में आ गए और मान लीजिए 6 भी आ गए तो काफी है, बहुत है ना। और लगभग लगभग जितने भी पहले वाले एग्जाम है सभी के अंदर ये क्वेश्चन पूछे गए, लगभग लगभग। तो आइए अब हम शुरू करते हैं। तो शुरू करने से पहले आप सभी से निवेदन है कि चैनल पर जो भी नया है चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को ऑन कर लीजिए। तो आइए साथियों शुरू करते हैं। देखिए, सबसे पहले जो आपके सामने जो सबसे पहला क्वेश्चन पूछा गया है वो पूछा गया है डार्लिंगटन से। ठीक है, डार्लिंगटन से पूछा गया है, डार्लिंगटन पेपर पेयर। ये देखिए, मैं आपको बताना चाहता हूँ क्या होता है कि जब बहुत ज्यादा धारा किसी चीज के अंदर से गेन करवानी होती है, ठीक है, बहुत ज्यादा धारा जब हमें गेन करवानी पड़ती है तो जो एक ट्रांजिस्टर है वहां पर एक ट्रांजिस्टर फेल हो जाता है। तो इसी कारण क्या होता है, दो ट्रांजिस्टरों को आपस में जोड़ा जाता है। कितने ट्रांजिस्टरों को? दो ट्रांजिस्टरों को आपस में जोड़ा जाता है, जो कि अधिकतम धारा को गेन करवाते हैं, जो कि अधिकतम धारा को गेन करवाते हैं। और इसी सर्किट को क्या कहा जाता है साथियों? डार्लिंगटन कहा जाता है। तो डार्लिंगटन से सबसे पहला सवाल तो ये, कितने ट्रांजिस्टर जोड़े जाते हैं? तो यहाँ पे दो ट्रांजिस्टर जोड़े जाते हैं। और दूसरी चीज किस लिए? अधिकतम करंट फ्लो करवाने के लिए किया जाता है ये काम। ठीक है, तो यहाँ पे डार्लिंगटन से ये दो क्वेश्चन तो मैंने आपको बता दिए, लेकिन फिर भी इस क्वेश्चन या फिर कहे कि इस टॉपिक से और भी क्वेश्चन आ सकते हैं, इसलिए एक बार इसको और अच्छे से आप पढ़ लेना। ठीक है, इसके बाद में बैटरी स्पेसिक सॉरी, जो यहाँ पे दूसरा क्वेश्चन है, दूसरा है बैटरी स्पेसिक ग्रेविटी। ठीक है, जो बैटरी की ग्रेविटी है, बैटरी की ग्रेविटी से क्वेश्चन पूछा गया है कि बैटरी की जो विशिष्ट गुरुत्व है, बैटरी का जो विशिष्ट गुरुत्व है उससे क्वेश्चन पूछा गया है कि वो कितना होता है। ठीक है, लेड एसिड बैटरी का पूछा गया है। तो यहाँ पे फुल डिस्चार्ज बैटरी स्पेसिक ग्रेविटी जो है एक पॉइंट कितनी होती है भैया? 1.15 के आसपास होती है। अगर 1.15 नहीं हो और अगर 1.13 भी हो तो वो भी चलेगा। ठीक है, ये तो हो गई फुल डिस्चार्ज की। कितनी होगी भैया? फुल डिस्चार्ज की स्पेसिफिक ग्रेविटी हो गई। ठीक है, मतलब क्या हो गई भैया? विशिष्ट गुरुत्व हो गया। लेकिन आपको पूछ लिया जाए कि फुल चार्ज है फिर उसका कितना होगा, तो फुल चार्ज का कितना हो जाएगा? 1.28 हो जाएगा भैया। कितना हो जाएगा? 1.28 हो जाएगा। ठीक है, तो ये वैल्यू आपको याद रखनी है। तो यहाँ पे फुल डिस्चार्ज की पूछेगी, तो फुल डिस्चार्ज की 1.13 से कितनी होती है? 1.13 से 1.15 तक होती है। तो यहाँ पे 1.15 हमारे पास ऑप्शन दिया गया होगा एग्जाम के अंदर, तो 1.15 यहाँ पे सही माना गया है। इसके बाद में पूछा गया है, तीसरा क्वेश्चन पूछा गया। देखिए, यहाँ पे जो रेजिस्टेंस से रिलेटेड क्वेश्चन है काफी ज्यादा पूछे जाते हैं। तो रेजिस्टेंस जो है उसको अच्छे से कंप्लीट कर लीजिएगा कि किस चीज का रेजिस्टेंस किस मीटर से मापा जाता है, किस यंत्र से मापा जाता है। ठीक है, तो वहां से काफी ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहली बात है जो है ओम मीटर से क्वेश्चन पूछा गया है। सबसे पहले तो ओम मीटर, ठीक है, शॉर्ट सर्किट होने पर क्या रीडिंग देगा? ओम मीटर शॉर्ट सर्किट होने पे क्या रीडिंग देगा? मतलब मान लीजिए कोई सर्किट है और वो शॉर्ट सर्किट हो चुका है। क्या हो चुका है? शॉर्ट सर्किट हो चुका है। तो ओम मीटर क्या रीडिंग देगा? आपको पता है जब शॉर्ट सर्किट होता है तो रेजिस्टेंस की वैल्यू, ठीक है, रेजिस्टेंस की वैल्यू जीरो हो जाती है। और अगर रेजिस्टेंस की वैल्यू जीरो हो गई है तो ओम मीटर केवल रेजिस्टेंस बताएगा। तो रेजिस्टेंस कितना बताएगा भैया? जीरो बताएगा। और करंट कितना? अनंत हो जाता है। करंट कितना? अनंत हो जाएगा। कोई फिक्स वैल्यू नहीं है। जब रेजिस्टेंस जीरो होता है तो करंट अनंत हो जाता है। ठीक है, तो रेजिस्टेंस ये क्वेश्चन पूछा गया, ओम मीटर से क्वेश्चन पूछ लिया गया है। ओम मीटर को थोड़ा और देख लेना, रेजिस्टेंस को थोड़ा और देख लेना, रेजिस्टेंस से काफी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब चौथा सवाल है, वायर के अंदर लग लगाने के लिए किसका प्रयोग करते हैं, या फिर वायर के अंदर हम लग्स कैसे लगाए? आपको पता है वायर होता है और उसके अंदर हम लग्स लगाते हैं नट बोल्ट कसने के लिए। तो किस तरह से हम लगा सकते हैं, किसकी सहायता से, किस टूल की सहायता से?
टूल्स के अंदर से भी क्वेश्चन आते हैं, और क्रिम्पिंग टूल को थोड़ा अच्छे से पढ़ लेना। और यहाँ पे जो है हम इसके लिए क्रिम्पिंग टूल का प्रयोग करते हैं। कौन सी टूल का प्रयोग करते हैं? क्रिम्पिंग टूल का। कोई भी केबल के अंदर यदि वायर के अंदर या केबल के अंदर यदि हम लगाते हैं तो उसके लिए हम क्रिम्पिंग टूल का प्रयोग करेंगे। टूल्स वाला चैप्टर थोड़ा एक बार देख लेना, टूल्स वाले चैप्टर से काफी ज्यादा क्वेश्चन पूछे गए। अब इसके बाद में ट्रांसफार्मर एफिशिएंसी। ट्रांसफार्मर से अधिकतम जो क्वेश्चन पूछा गया है, ट्रांसफार्मर से अधिकतम जो क्वेश्चन पूछा गया है एफिशिएंसी, ट्रांसफार्मर एफिशिएंसी। ट्रांसफार्मर की एफिशिएंसी कितनी होती है, मतलब ट्रांसफार्मर की दक्षता कितनी होती है? सभी को पता है वैसे 98% होती है। कितनी होती है? 98% होती है, लेकिन फिर भी 90 से 98% मानी जाती है। तो 90 से 98% तक ट्रांसफार्मर की एफिशिएंसी होती है, ट्रांसफार्मर की दक्षता होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, जो हमारी एसी मोटरें हैं, एसी मोटरों की जो स्पीड है इसको कंट्रोल कैसे किया जाए? स्पीड को कंट्रोल कैसे किया जाए? तो स्पीड को कंट्रोल करने के लिए एसीआर हो गया, ठीक है, ये टीआरएसी हो गया, डीआईएसी हो गया। तो इन सभी के द्वारा हम क्या कर सकते हैं? हमारी एसी मोटर की जो है स्पीड कंट्रोल कर सकते हैं। इससे एसी मोटरों की हो गई और डीसी मोटरों की हो गई। ये जो टॉपिक है, ठीक है, स्पीड कंट्रोल, मोटरों की स्पीड कंट्रोल, इसको अच्छे से देखना होगा, चाहे एसी हो या फिर डीसी हो, ठीक है। दोनों को अच्छे से देख करके जाना, ताकि जो है एग्जाम के अंदर ज्यादा प्रॉब्लम नहीं है। मतलब स्पीड कंट्रोल वाला टॉपिक हमें देख के जाना है, कुल मिला के देखना काफी है, लेकिन स्पीड कंट्रोल को थोड़ा अच्छे से देख लेना, ठीक है। मतलब कहा जा रहा है कि एससीआर हो गया, टीआरआईएसी हो गया और डीआईएसी हो गया, इनका कॉम्बिनेशन, ठीक है। मतलब इनको मिला करके कोई सर्किट तैयार किया जाता है, और उसी से हम क्या कर सकते हैं? हमारी एसी मोटरों की जो स्पीड है उसको कंट्रोल कर सकते हैं। बाकी और भी कई चीजें हैं, ठीक है, एसी मोटर की स्पीड कंट्रोल करने के लिए, लेकिन ज्यादातर इन्हीं का प्रयोग किया जाता है। और एक बार फिर से जो एसी मोटर की स्पीड कंट्रोल, इस टॉपिक को अच्छे से देख करके जाना है भैया। अब इसके बाद में है जो एफएम ट्रांसमिशन रेंज है, ठीक है, जो एफएम की ट्रांसमिशन रेंज है उसकी कितनी है? ठीक है, अराउंड 30 किलोमीटर। कितनी? अराउंड 30 किलोमीटर के आसपास है। ये क्वेश्चन पूछा गया है सभी सेटों के अंदर। देखो सभी सेटों के अंदर कॉम्बो है, मतलब जितने भी कुछ पेपर हुए थे, मतलब हमने 5 से 6 पीडीएफ हमने अपलोड की, और जब उनका डेटा हमने निकाला या फिर कहे कि हमने जब एनालिसिस किया, तो हर एक क्वेश्चन के पेपर के अंदर ये क्वेश्चन जरूर देखने को मिल रहा था। हाँ, हो सकता है लैंग्वेज और कोई हो, लेकिन क्वेश्चन आपको ये देखने को जरूर मिलेगा। अब इसके बाद में आता है मेगर किस काम में आता है? भैया मेगर किस काम में आता है? मेगर एक तरह से रेजिस्टेंस मापता है, लेकिन किसका? इंसुलेशन, ठीक है। केबल के ऊपर जो इंसुलेशन लगाया जाता है या फिर अदर कोई भी इंसुलेशन हो, अगर वो उसको मापना है, ठीक है, तो हम क्या करेंगे? मेगर का प्रयोग करेंगे। तो यहाँ पे लिखा हुआ भी है इंसुलेशन रेजिस्टेंस मापने के लिए, ठीक है भैया। तो यहाँ पे हमने 8 क्वेश्चन देख लिया। इन 8 टॉपिकों पर अच्छे से आपको एक बार देखना है कि ये सभी चीजें कैसे वर्क करती है। इसके बाद हम चलते हैं 9वें क्वेश्चन की तरफ। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन है जो आपकी कलर कोड वाली सारणी है, ठीक है। रेजिस्टेंस की जो कलर कोड वाली सारणी है, वहां से कुछ भी आ सकता है। जो लगभग क्वेश्चन आएगा वो आएगा कि आपका जो 1.5 ओम है वो किस तरह से बनेगा, कौन कौन से कलर कोड से मिलकर के बनेगा, मोस्टली जो क्वेश्चन पूछा गया है। लेकिन मेरा मानना है कि पूरी सारणी आपको याद करके जानी है, और जो सारणी है इसको याद कर लोगे तो आप 1.15 ही नहीं, कोई भी रेजिस्टेंस की वैल्यू आपको दे दे, कोई भी कलर कोड आपको दे दे, वो आराम से आप निकाल सकते हैं। तो कलर कोड की जो सारणी है वो अच्छे से याद करके जाना। कलर कोड की सारणी से जरूर कुछ ना कुछ क्वेश्चन जरूर पूछा जाएगा। फिर इसके बाद में जो नेक्स्ट है वेक्टर डायोड। क्या है भैया? वेक्टर डायोड। वेक्टर डायोड क्या होता है? वोल्टेज के अनुसार अपनी धारिता परिवर्तित करता है। क्या करता है? जो वोल्टेज होती है आपकी, वोल्टेज कम हो रही है, ज्यादा हो रही है, उसके हिसाब से ये वेक्टर डायोड अपनी धारिता को परिवर्तन करता है। इसको वेरिएबल कैपेसिटर भी हम कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं? पूछा गया हुआ है, ठीक है। क्या कह सकते हैं? वेरिएबल कैपेसिटर भी हम इसे कह सकते हैं भैया, वेरिएबल कैपेसिटर कह सकते हैं। और इसको एक वेरिकेप भी कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं? वेरिकेप, ठीक है। वेरिकेप भी आप इसे कह सकते हैं। वेरिएबल कैपेसिटर कह लीजिए, ठीक है, या फिर वेक्टर डायोड कह लीजिए, या फिर वेरिकेप आप इसे कह लीजिए, बात एक ही है। और ये क्या होता है? ये वोल्टेज के अनुसार अपने मान को परिवर्तन करता है। बात समझ में आ गई? इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन, जो नेक्स्ट आपका टॉपिक है वो आईएफ फ्रीक्वेंसी से लेकर के है, जो कि
एफ जो एम रेडियो होता है उसकी फ्रीक्वेंसी है। पहले तो इसकी जो वैल्यू है वो 4.55 किलो हर्ट्ज होती है। अब आइए अब ये देखते हैं ये कि होता क्या है। सबसे पहले तो एम को देखते हैं। एम का मतलब है एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन। क्या है? एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन एक रेडियो की तरंगे होती है जो कि आयाम को बदल करके आवाज में बदलती है। जैसे कि आप सभी को पता है कि यहाँ पे कुछ तरंग हमारी इस तरह से चलती है और इसको हम आयाम कहते हैं, इस जगह को हम आयाम कहते हैं। तो ये जितने भी आयाम हैं इन सभी आयामों को बदल करके ये जो आपकी ये फ्रीक्वेंसी है ये आपको क्या देगी? एक आवाज बना करके देगी, एक साउंड बना करके आपको दे देगी। ठीक है, तो यहाँ पे एम्पलीट्यूड, क्या एम्पलीट्यूड जो मॉड्यूलेशन है, एम्पलीट्यूड जो मॉड्यूलेशन है, एम की डेफिनेशन है, फुल फॉर्म है एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन। इस चैप्टर को एक बार थोड़ा सा अच्छे से देख करके आपको जाना है, यहाँ से भी क्वेश्चन जरूर पूछा जा सकता है। ये नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्लिप फ्लॉप क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है भैया? फ्लिप फ्लॉप क्या है? एक डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक सर्किट होता है। क्या होता है? डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक सर्किट होता है जो कि जैसे कि मान लीजिए कोई भी सिग्नल है, एक सिग्नल को बंद करके दूसरा सिग्नल चालू करता है। एक तरह से स्विचिंग की तरह काम करता है। मान लीजिए कोई सिग्नल चालू है, ठीक है, तो जब तक ये सिग्नल चालू है जब तक ये दूसरे सिग्नल को चालू नहीं करेगा, और दूसरा सिग्नल अगर चालू हो जाता है तो पहले सिग्नल को ये बंद कर देगा। ठीक है, इसको एक अच्छे से एक बार स्टडी करके जाना है आपको। नेक्स्ट है सेफ्टी टैब कोस्टेड। ठीक है, सेफ्टी टैब कोस्टेड, इसको भी अच्छे से थोड़ा देख करके जाना है। इसका मतलब है यहाँ पे जो आपकी कैसेट होती है, डीवीडी हो गई या फिर कंप्यूटर हो गया, इन सभी के अंदर जो कैसेट होती है, ठीक है, कैसेट या कैसेट है सॉरी, ये कैसेट जो होती है इसकी सेफ्टी के बारे में क्या होता है, एक प्लास्टिक की युक्ति होती है जो कैसेट के ऊपर लगाई जाती है, जो कि क्या करती है, हमारी जो कैसेट होती है उसकी रक्षा करती है। ठीक है, इसको हम राइट प्रोजेक्ट टेप भी कह सकते हैं। इसको हम राइट प्रोजेक्ट टेप भी कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं भैया? राइट प्रोजेक्ट टेप भी कह सकते हैं। किसको? सेफ्टी टेप, सेफ्टी टेप ऑफ कैसेट को, सेफ्टी टेप ऑफ कैसेट को हम राइट प्रोजेक्ट टेप भी कह सकते हैं। एक छोटी सी प्लास्टिक की युक्ति होती है जो कि कैसेट की रक्षा करती है। केवल इतना आपको इसका जवाब देना है, बाकी इस टॉपिक के बारे में थोड़ी और स्टडी आपको कर लेनी है। इसके बाद में एलईडी जो इनविजिबल लाइट देती है, अदृश्य लाइट की बात की जा रही है भैया। ठीक है, अदृश्य लाइट की बात की जाती है। ठीक है, इंफ्रारेड एलईडी जिसे हम कह सकते हैं। इंफ्रारेड एलईडी कौन सी होती है? जो रिमोट वगैरह के अंदर लगती है, जिसको हम अपनी आंखों से नहीं देख सकते हैं, जिसको हम अपनी आंखों से नहीं देख सकते हैं। तो इस टॉपिक को और इस टॉपिक को एक बार दोनों को अच्छे से क्लियर करना है। ये आपका प्रदीप्ति में आपको मिल जाएगा। किसमें? प्रदीप्ति में आपको मिल जाएगा। इसको थोड़ा अच्छे से आपको देख के जाना है भैया। इसके बाद में लास्ट एंड फाइनल टॉपिक हमारा जो है वो है क्रिस्टल जो रिसीवर होता है आपका, ठीक है, उसमें सिलेक्टिविटी क्यों खराब होती है। ठीक है, सिलेक्टिविटी हमेशा खराब होती है। क्यों? क्योंकि इसके अंदर ट्यून सर्किट यूज नहीं किया जाता। क्यों? क्योंकि इसके अंदर ट्यून सर्किट यूज नहीं किया जाता है, इसीलिए यहाँ पे सिलेक्टिविटी खराब होती है, पुअर होती है। क्यों होती है भैया? ट्यून्ड सर्किट प्रयोग नहीं करने के कारण। तो यहाँ पे कुल 15 टॉपिक हमने देखे हैं। 15 टॉपिकों को अच्छे से क्लियर कर लेना है। अगर आपने 15 टॉपिक नहीं लिखे हैं तो वीडियो को वापस से पीछे कीजिए और एक एक टॉपिक को लिखिए, और उसके बाद लिखते हुए एक एक टॉपिक को क्लियर करते हुए चलिए। आपने एक चीज नोटिस की होगी, जो सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछा गया है, सबसे ज्यादा क्वेश्चन इलेक्ट्रॉनिक्स से पूछे गए। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉनिक्स को फर्स्ट प्रायोरिटी पे रखना है आपको, और इलेक्ट्रॉनिक्स पर ही ज्यादा दबाव रखना है। क्योंकि जब हमने काफी सारे पेपरों पे एनालिसिस किया तो 100 क्वेश्चनों में से भैया 40 क्वेश्चन इलेक्ट्रॉनिक्स के निकल करके आ रहे थे। कितने? 40। तो इलेक्ट्रॉनिक्स को थोड़ा अच्छे से देख लेना। डायोड हो गया, ट्रांजिस्टर हो गया, ठीक है, मॉसफेट हो गया, इन सभी को अच्छे से देख करके आपको जाना है। तो उम्मीद है आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब, बेल आइकन को जरूर से कर लीजिएगा। थैंक यू साथियों।